Assalamu alaikum. My name is Dr. Mehwish Chandiyo and today we will discuss about family planning. What is family planning? पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि बच्चे दो ही अच्छे और कम बच्चे करना मीन्स फैमिली प्लानिंग, प्रेगनेंसीज को अवॉइड करना मतलब फैमिली प्लानिंग। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने प्रेगनेंसीज के दरमियान में एक गैप रखना है, पीरियड रखना है, ताकि मदर प्रिपेयर हो सके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए और हर बच्चे को अच्छा और इक्वल क्वालिटी टाइम दे सके। दूसरा ये कि जो भी आपका इकोनॉमिक स्टेटस है उस हिसाब से आप जितने बच्चों को अच्छी तरह से ग्रोन अप कर सकते हैं, उनकी नशोनुमा कर सकते हैं, आप उतने बच्चे करें, लेकिन जितना आपका इकोनॉमिकल स्टेटस आपको इजाज़त दे। Family planning allow individuals and couple to anticipate and attend the desired number of children and the spacing and timing of their birth। जैसे कहा जाता है कि जब भी एक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो एटलीस्ट 2 years का गैप होना चाहिए बिटवीन द सेकेंड कंसेप्शन, कि आपका पहला बच्चा 2 years का हो जाए, देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। इसी तरह से अगर किसी को मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है तो 6 month तक का एक फैमिली प्लानिंग वाला पीरियड होना चाहिए ताकि उसका जो यूट्रस, उसकी बॉडी जो है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो सके। वाई फैमिली प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या मकसद है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इम्प्रूव और मेंटेन द मदर्स हेल्थ, अगर तो माँ सेहतयाब है, अगर तो माँ बेहतर है, तभी वो आगे अपनी नस्ल को चला सकती है। चाइल्ड हेल्थ, एक माँ को जब अच्छी सेहत होगी तभी वो एक सेहतमंद और अच्छे जनरेशन को जो है वो जन्म दे सकेगी। फैमिली हेल्थ, उनकी पूरी फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, फैमिली अच्छी होगी। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं होंगे, इजी तरीके से जो उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो ज़िंदगी की, लाइफ की, वो पूरी हो सकेंगी। फैमिली प्लानिंग की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ब्रॉडली हमने इसको दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया है, द नेचुरल मेथड एंड द मॉडर्न मेथड। नेचुरल मेथड वो सारे मेथड जिसके अंदर कोई भी किस्म की इंटरवेंशन आप आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं, दैट आर द नेचुरल मेथड, जिसमें हमारे पास लैक्टेशनल लेमिनोरी आ जाता है, स्टैंडर्डाइज मेथड आ जाते हैं और विथड्रॉल मेथड है। मॉडर्न मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें फर्दर टू क्लासिफिकेशन हो गई है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी के अंदर हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल। अगर हम हार्मोनल की बात करें तो इंजेक्टेबल पिल और इम्प्लांट, नॉन हार्मोनल की बात करें तो बैरियर एंड इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नेचुरल मेथड के अंदर ब्रॉडली 3 मेथड जो हैं वो ज़्यादातर एप्लीकेबल हैं, स्टैंडर्डाइज मेथड, लैक्टेशनल लेमिनोरिया मेथड एंड द विथड्रॉ मेथड। स्टैंडर्डाइज मेथड, अगर किसी भी लेडी की 6 मंथ तक की रेगुलर साइकिल, इट मीन्स कि हर मंथ में जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सेम डे के ऊपर स्टार्ट होती है, या 1 और 2 डे का डिफरेंस होता है, और उससे अपनी साइकिल याद है, पीरियड उसको याद है, अपने प्रीवियस 6 मंथ की साइकिल्स जो हैं वो उसे याद हैं कि किस डेट पे उसको पीरियड शुरू हुए थे, वो ही कपल जो है स्टैंडर्डाइज मेथड को अप्लाई कर सकता है। Only for women who know her menstrual cycle, regular menstrual cycle that is 26 to 32 days की साइकिल हो, avoid unprotected sex from 8th day till 19th day of the menstrual cycle। जो menstrual cycle होती है, जिस दिन menstrual menses start हुए वो day 1 काउंट होता है और बाकी आगे के दिन होते हैं। तो अगर हम उस हिसाब से day 1 काउंट करते हैं, एट विच डेट द मेंसेस बिगिंस, उस हिसाब से जो 8th डे होता है तब से लेकर 19th डे के ऊपर जो है हमारा फर्टाइल पीरियड होता है, जिसके अंदर कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही 19 डे होता है तो हमारे पास सेफ डे जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो कंसेप्शन नहीं करवाती। जैसे कि अभी जो वायर है अराउंड द फीमेल, इट मीन्स कि अभी फर्टाइल डे। ये कैलेंडर के अंदर प्रेजेंटेशन दी है, डे 8 से लेकर डे 19 तक आपकी फर्टाइल विंडो है, जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा चांसेस हैं किसके, ओव्यूलेशन के, कंसेप्शन के। लेक्टेशनल एमिनोरिया, लेक्टेशनल एमिनोरिया क्या है? अगर कोई भी मदर अपनी बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के मदर फीड के अलावा बेबी किसी किस्म की कोई भी होम रेमेडी, फार्मूला मिल्क, यहाँ तक के पानी का एक कतरा भी नहीं ले रहा है, और मुसलसल वो हर दूसरे घंटे दिन के टाइम में और हर 3 घंटे रात के टाइम में, भले वो सोई क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर 3 घंटे पास हो गए तो मदर उसको उठा के भी फीड कराएगी, एंड 10 minutes फ्रॉम ईच ब्रेस्ट। इसके अलावा जब भी बेबी क्राई करता है फॉर द फीड,
अगर इस तरीके से कोई भी माँ अपने बच्चे को शुरू के 6 महीने तक फीड करा रही है और उसे मेंसेस या पीरियड्स नहीं आए, इट मीन्स कि वो लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर है और प्रेगनेंसी के चांसेस कम है. दिस मेथड कैन डिले प्रेगनेंसी ओनली इफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 months, feeding on demand 8 to 12 times per day, feeding from both sides 10 minutes each side, no regular cycle is resumed, no use of pacifier or the home remedies. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरह से लैक्टेशनल एमिनोरिया काम करता है. अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन ओवरीज डू नॉट रिलीज एन एग, सो ओव्यूलेशन डज नॉट टेक प्लेस. हमारे पास क्या होता है कि जो थायराइड हाइपोथायराइड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है. वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जब भी बेबी फीड करेगा सीक्रेट होगा और वो कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, ओवरीज के ऊपर एक्ट करेगा. जब वो ओवरीज के ऊपर एक्ट करेगा तो वहाँ से एग रिलीज नहीं होगा. जब एग रिलीज नहीं होगा, किसी किस्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कंसेप्शन नहीं होगी. विथड्रॉल मेथड में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है वो प्रायर टू द एजैकुलेशन ऑफ द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपना जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो विथड्रॉ कर देता है या इजेक्ट आउट कर देता है फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव आउट. तो जितना भी सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किसी किस्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होती और प्रेगनेंसी या कंसेप्शन नहीं होती. ट्रेडिशनल मेथड इन विच मैन कम्प्लीटली रिमूव हिज पेनिस बिफोर इजेकुलेशन. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इमीडिएट रिवर्सिबिलिटी है, आप ये मेथड छोड़ दें फ़ौरन से कंसेप्शन हो जाएगी. नो मेडिकल एडवाइस इज नीडेड, आपको किसी मेडिकल डॉक्टर से एडवाइस नहीं लेनी पड़ती, उसे समझना नहीं पड़ता. डिसएडवांटेज क्या है कि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है और सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन नहीं है. जितने भी आप मेथड आगे चल के पढ़ेंगे उसमें से किसी भी मेथड के अंदर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन नहीं हो रही है. सिर्फ और सिर्फ बैरियर मेथड जो है वो आपको प्रिवेंट करता है अगेंस्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और HIV एड्स. टेम्पररी मेथड के अंदर कौन कौन से आते हैं, हार्मोनल मेथड एंड द नॉन हार्मोनल मेथड. हार्मोनल मेथड के अंदर कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट. एंड नॉन हार्मोनल के अंदर कंडोम्स एंड द IUCD. हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. Combine oral contraceptive pills because it contain two hormone in combination, estrogen and progesterone. इफेक्टिविटी इसकी कितनी होती है, 99% इफेक्टिव है अगर तो पेशेंट की कंप्लाइंस है, अगर पेशेंट रेगुलरली ले रहा है, भूलता नहीं है अपना डोज कोई भी. Combined oral contraceptive pill contain two hormones, the estrogen and progesterone, does not protect from any sexually transmitted infection. कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन कॉज अ रेंज ऑफ साइड इफेक्ट. बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन में वेरी करेंगे. हो सकता है किसी एक क्लाइंट में वो कोई भी साइड इफेक्ट ना आया हो जबकि दूसरे क्लाइंट के अंदर फुल ब्लोन पिक्चर हो साइड इफेक्ट्स की. मस्ट इन्फॉर्म अदर प्रिस्क्राइबर अबाउट द यूज ऑफ COC. नो डिले इन द रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी. जैसे ही आपने पिल्स लेना छोड़ दी आपकी फर्टिलिटी दोबारा गेन हो जाएगी. अगर आप कंसेप्शन करना चाहती हैं तो वापस से कंसेप्शन हो सकती है. कैन यूज एज लॉन्ग एज वुमेन वांट टू प्रिवेंट डिजीज. जितना टाइम तक अगर वो क्लाइंट आपका लेना चाहता है COC को वो ले सकता है, अनटिल अनलेस कोई भी साइड इफेक्ट या वार्निंग साइन उसमें प्रेजेंट नहीं होती है. मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज. नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या होते हैं, काफ़ी जगह आपने देखा होगा क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर कि हमारे पास जो गर्ल्स आती हैं रिप्रोडक्टिव एज की, ज़्यादातर क्या होता है उनमें मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स होती हैं. किसी के अंदर PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ है या ओलिगोमिनोरिया है या मेनोरेजिया है या एमिनोरिया है. तो वहाँ पे उन सर्टन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी जो हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो उन्हें क्या कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रही होती हैं. तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप कंट्रासेप्शन के लिए नहीं ले रहे हैं बल्कि इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे प्रिवेंशन फ्रॉम द ओवेरियन कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा. इसके साथ साथ रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और अगर किसी को मेनोरेजिया है, हैवी मेंसेस हैं, उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसकी क्योर के लिए आपने उसे COCs दी. जितना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा उतना ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा. तो जब आपने उसको ब्लड लॉस को ट्रीट कर लिया तो इनडायरेक्टली आपने प्रिवेंट किया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को. इसी तरह से रिड्यूस करेगी मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड क्रैम्पिंग. जो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि लोग नहीं लेते, एक कंप्लाइंस भूल जाते हैं, दूसरा ये कि वो डरते हैं किससे, वेट गेन से, जो इसके साइड इफेक्ट में आता है. टॉप लिस्ट: वेट गेन, हेड एक, हाई ब्लड प्रेशर, नोजिया,
स्पॉटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, एक्नी। अब इसमें कुछ साइन ऐसे होते हैं कि अगर तो वो आपको आपके क्लाइंट में आफ्टर टेकिंग द कंबाइन और ओरल कॉन्सेप्टिव पिल अगर नज़र आ जाते हैं, इट मीन्स दे आर द वार्निंग साइन, और अब आपने पेशेंट को या क्लाइंट को मना करना है कि अब आप ये मेडिसिन ना लें। हम जब फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम अपने जो हमारे पास आ रही है लेडी एडवाइस लेने के लिए, उसे हम क्लाइंट कहते हैं, ना कि हम उसे पेशेंट कहते हैं, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, उसे कोई डिजीज़ नहीं है, वो जस्ट एक मेथड ले रही है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब वार्निंग साइन में कौन कौन से आते हैं? ब्लरिंग ऑफ द विजन, सीवियर हेडेक, सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर लोअर abdominal पेन एंड सीवियर लोअर लिम्ब पेन, जो कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन सी हैं? ऐसी सारी कंडीशंस जिसके अंदर COCs को हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, मना करते हैं कि नहीं लेनी चाहिए, लाइक प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग लेस देन 6 मंथ, क्योंकि बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है, और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो इसमें हमने हार्मोन्स या जो इसमें केमिकल्स मौजूद हैं वो बच्चे तक पहुंच सकते हैं। स्मोकर, एक्टिव लिवर डिजीज़, क्योंकि जितने भी हम हार्मोन्स या मेडिसिन दे रहे हैं वो कहाँ पे मेटाबोलाइज होते हैं? लिवर के अंदर, तो अगर आपका लिवर फंक्शनिंग नहीं है तो आप नहीं दे सकते। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर लाइक डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, तो इसमें क्या होगा कि जो ब्लड की कंपोजिशन है ये हार्मोन समवट उसे चेंज करते हैं, तो दे में एग्जैगरेट द कंडीशन। स्ट्रोक और एक्सकीमिक हार्ट डिजीज़, इसी तरह से जो हमने पहले बात करी कि ब्लड की कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, तो अगर वही कोई प्लाक बन जाता है और जाके ब्लॉक करता है किसी हार्ट वेसल को, तो दे कैन लीड टू स्ट्रोक और इस्केमिक हार्ट डिजीज़। मिग्रेन, ब्रेस्ट कैंसर, टेकिंग ड्रग ऑफ एपिलेप्सी एंड ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये जो ड्रग्स इनके साथ ये क्या करेगा कि रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से वर्सन हो जाएगी कंडीशन। डायबिटीज़ विद कॉम्प्लिकेशन मोर देन द 20 ईयर्स। क्लाइंट इंस्ट्रक्शन फॉर टेकिंग द पिल, आपने क्या बताना है? इस तरह की एक स्ट्रिप होगी जहाँ पर डे 1 से लेकर डे 28 तक मार्क किया हुआ होगा। जो कि रेड वन होती हैं ये पिल्स होती हैं आयरन की, और जैसे ये पिल शुरू होगी तो इसमें क्या होगा? विथ ड्रॉप ब्लीडिंग होगी। जैसे ही वो हार्मोन बंद होंगे यहाँ से और ये आयरन वाली पिल शुरू होंगी, इन 7 दिनों के अंदर विथ ड्रॉप ब्लीडिंग होगी। तो ये सारी बातें आपने अपने क्लाइंट को बतानी है। टेक 1 हार्मोनल पिल फॉलोड बाय द एरो, जिस तरह से तीर का निशान जाएगा आपने इस तरह से पिल्स लेना शुरू करनी है। टेक पिल ईच डे प्रेफरेबली एट सेम टाइम ऑफ द डे, जो टाइम आपके क्लाइंट को फिजिबल हो, जो वो याद रख सके, आप उसे बोलें कि आप उस टाइम पे लें, ताकि डेली उसकी हैबिट बन जाए ये पिल लेने की। और ये आपने शुरू कब से करवानी है? फ्रॉम द फर्स्ट डे जो उसका मेंसेस होगा तब से आपने उसे शुरू करवानी है। अब जो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनकाउंटर होता है क्या कि जी मैं पिल लेना मिस हो गया, तो उसमें आपने क्या बताना है कि आप देखें, उसको असेस करें कि अगर वो एक पिल भूल जाती है लेना, कल की पिल भूल गई, आज उसे याद आ गया, चाहे फर्स्ट वीक, चाहे सेकंड वीक, चाहे थर्ड वीक, तो आपने उसे क्या लेना है कि जैसे ही आपको याद आता है आप 2 करके पिल्स ले लें और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और आगे की वैसे ही साथ साथ कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर मिस्ड पिल्स 3 और मोर इन अ रो इन द फर्स्ट और सेकंड वीक, अगर फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर उसने 3 या 3 से ज़्यादा पिल्स जो हैं वो मिस कर दी हैं, फिर वो क्या करेगी? तो उसने पिल जो है टेक द पिल एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही उसको याद आता है पिछली पिल ले लेगी अपनी, यूज़ अ बैकअप मेथड फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज के लिए वो कोई ना कोई दूसरा बैकअप मेथड लेगी, और अगर इन 7 डेज के दरमियान उसने कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स की जिसमें वो पिल लेना भूल गई है, उन दिनों में अगर कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुई है तो फिर उसने फौरी तौर पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी है। इसी तरह से मिस 3 और मोर पिल इन द थर्ड वीक, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड वीक की बात की थी, अब हम थर्ड वीक की बात करें कि अगर थर्ड वीक के अंदर वो 3 या 3 से ज़्यादा पिल्स लेना भूल गई तो अब उसने क्या करना है? टेक द पिल एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी उसे याद है पिल्स ले ले, बैकअप प्लान ले 7 डेज़ के लिए। अगर वो जिन डेज़ के अंदर वो पिल लेना भूल गई थी उन डेज़ में अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुई है तो फौरी तौर पर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेगी। फिनिश ऑल हार्मोनल पिल एंड डू नॉट टेक नॉन हार्मोनल पिल इन 28 पिल पैक, जितनी उसका आगे का रिमेनिंग स्ट्रिप है वो ले, दूसरा पता शुरू ना करे, और वो ख़त्म करने के बाद वो दोबारा न्यू पैक स्टार्ट करे। इफ़ क्लाइंट इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन फॉर द मिस पिल, अगर आप देख रहे हैं कि आपका क्लाइंट बार बार इसी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है कि मैं पिल बार बार भूल जाती हूँ, तो बेहतर ये होगा कि आप उसको किसी और लॉन्ग टर्म के ऊपर चेंज कर दें, जैसे कि आप उसे IUCD बोल सकते हैं। अच्छा जी, डिस्पेलिंग मिथ्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं उनके क्या होते हैं कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि जनाब ये जो पिल है हम इसलिए नहीं खाते वक्फे की गोलियां कि अगर हम ये खाएंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे उनमें कोई नुक्स हो जाएगा, और ये पिल जो है ये आदत बन जाती है,
इसके बंदा एडिक्ट हो जाता है, फिर ये छोड़ नहीं सकता, या ये छोड़ने से जो सेक्सुअल बिहेवियर है फीमेल का वो चेंज हो जाता है। ये अक्सर को तौर ये जो सेक्सुअल बिहेवियर फीमेल का चेंज होता है ये उनके हस्बैंड्स की शिकायत होती है। या फिर ये कि ये पिल्स जो हैं ये मैदे के अंदर जमा होती रहती है जिस वजह से पेट फूल जाता है। तो ये सारी की सारी मिथ्स हैं और आपने उन्हें काउंसिल करना है, समझाना है कि that do not build up in a woman's body. Women do not need a rest from taking pill. कि अगर आप खाती रहेंगी तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक वक्त आएगा कि आपके बॉडी में ये खुद ब खुद बनना बन शुरू हो जाएंगे और फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपने उन्हें काउंसिल करना है। मस्ट बी टेकन एवरी डे वेदर और नॉट अ वुमन हैज सेक्स दैट डे। लाजमी नहीं है कि जिस दिन आप सेक्स करेंगे आपने उसी दिन ये पिल लेनी है। नहीं, आपने डेली अपनी टाइम पे पिल लेनी है, वेदर यू हैव एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और नॉट। आपको पिल अपनी डेली लेनी है। डो नॉट मेक अ वुमन इनफर्टाइल। इसके खाने से कभी भी माँ जो वो जो मैरिड औरत है वो कभी भी इनफर्टाइल नहीं होती। ये इनफर्टिलिटी नहीं कराते। जैसे ही आपने ये पत्ता छोड़ देंगे, अगर आप कंसीव करना चाहेंगे तो आप दोबारा कंसीव कर सकते हैं। डो नॉट कॉज बर्थ डिफेक्ट और मल्टीपल बर्थ। इसकी वजह से जुड़वा या तड़वा बच्चे नहीं होते, मल्टीपल बर्थ नहीं होती, ना ही इसकी वजह से बच्चे में कोई नुक्स होता है। डो नॉट चेंज द वुमेन सेक्सुअल बिहेवियर। डो नॉट कलेक्ट इन द स्टमक, इंस्टेड द पिल डिजॉल्व ईच डे। डो नॉट डिस्टर्ब और एक्साइट डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि अगर कोई कंसीव कर जाता है तो वो ये बोलते हैं कि मैंने तो वक्फे की गोलियां भी खाई थी फिर भी मेरा बच्चा ज़ाया नहीं हुआ। अगर तो इस्टेब्लिश प्रेगनेंसी है उसके ऊपर कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कोई असर नहीं होता, वो एबॉर्शन नहीं कर पाते। फॉलोअप के लिए आपने क्या बताना है अपने क्लाइंट को कि आपने कब आना है वापस, और आपने उस पेशेंट के अंदर, क्लाइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है जब वो दोबारा आपके पास आएगा। एट फॉलोअप यू शुड assess whether the client should continue with the COC given her family planning need। जितनी उसको ज़रूरत थी उसके हिसाब से उसने आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। चेक नो न्यू क्लिनिकल कंडीशन प्रिवेंट हर कंटिन्यूइंग विद द COC। COC लेने के बाद कोई उसको नई कंडीशन या नई बीमारी तो नहीं होगी जिसकी वजह से उसे COC आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। चेक हर नॉलेज ऑफ हाउ टू टेक अ COC। आप उससे पूछें कि बीवी तुम इस पत्ते में किस तरह से दवाई खाती हो, ताकि आपको पता चले कि वो सही तरह से ले रही है या नहीं। इंक्वायर अबाउट द साइड इफेक्ट। और जितने भी आपको पता है कि ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उन सारों के बारे में आप उससे पूछेंगे। नज़र तो ठीक है तुम्हारी, शदीद दर्द तो नहीं होता, मेंस्ट्रुअल फ्लो किस तरह का है, तो ये सारी बातें आपने उससे पूछ लेनी है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, इंजेक्शंस की। इंजेक्शंस के अंदर हमारे पास यूजुअली कौन सा यूज़ हो रहा है, डिपो प्रोवेरा होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर कि इनके अंदर कंटेंट कितना है और कौन सा है, जिसकी वजह से इनकी ड्यूरेशन के ऊपर फ़र्क होता है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे मार्केट में। यूजुअली हमारे पास दो होते हैं, डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट जिसे हम DMPA कहते हैं। 150 मिलीग्राम क्वांटिटी के अंदर होता है। इफेक्टिव होता है, इसका जो पीरियड ड्यूरेशन है कितनी है, 12 वीक। दूसरा हमारे पास है नॉन इथेनड्रॉन एनेंथिएट जिसे हम नेटियन कहते हैं, 200 मिलीग्राम में इफेक्टिव होता है फॉर 8 वीक। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि सप्रेस करते हैं ओवुलेशन को। 99% इफेक्टिव है। चेंजिंग changes to bleeding pattern from first few month. No protection against STI. If client does not come during monthly cycle, give her backup for the 7 days। अब ये क्या होता है कि ये जितने भी आप मोस्ट ऑफ द जो आप मेथड पढ़ेंगे, इम्प्लांट्स हो, इंजेक्टेबल्स हो, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, या इवन IUCD भी आप यूजुअली ड्यूरिंग द मैचुरेशन पीरियड लगाते हैं, ऑन द सेकेंड डे और फर्स्ट डे। तो अगर तो वो ड्यूरिंग मैचुरेशन पीरियड नहीं आ सका है क्लाइंट आपका, या अभी उस टाइम के अंदर 6 to 7 डेज है और क्लाइंट आपके पास आ गया है, तो आप उसको 6 to 7 डेज के लिए कोई और बैकअप मेथड दें और देन उसको ड्यूरिंग द मैचुरेशन पीरियड बुलाएं और आपने जो भी प्रोसीजर करना है वो आप करें। may affect the bone density if used continuously for more than 2 years। हम इंजेक्टेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ईयर तक लेके जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाते, भले ही क्लाइंट चाहे क्यों ना। क्यों? वजह ये है कि ये एडवर्सली इफेक्ट करता है बोन डेंसिटी के ऊपर, डिमिनरलाइजेशन करवाता है जिसकी वजह से बोन जो है वो वीक हो जाती हैं। इसलिए आप जब तक के चलाएंगे तो कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ चलाएंगे और कोशिश करके ज़्यादातर 2 ईयर से ज़्यादा आप नहीं चलाएंगे। उन्हें काउंसिल करेंगे, उन्हें मूव करेंगे टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म मेथड। मैं डिले इन रिटर्न टू फर्टिलिटी अप टू अ ईयर। अब क्या होता है, वैसे तो इनकी जो पीरियड ऑफ इफेक्टिविटी है वो 3 मंथ्स और 2 मंथ्स है, लेकिन इसका इफेक्ट लास्ट रहता है 2 more months। कि अगर वो 3 महीने का है तो 5 महीने 7 महीने तक इफेक्टिव रहता है। साइड इफेक्ट के अंदर वेट गेन, हेडेक, चेंजिंग इन द ब्लीडिंग पैटर्न एंड लॉस ऑफ द बोन डेंसिटी। ज़्यादातर जो इसके अंदर डॉक्यूमेंटेड है वो हमारे पास ब्लीडिंग पैटर्न के अंदर चेंजेस हैं एंड लॉस ऑफ द बोन डेंसिटी।
वार्निंग साइंस में वही आ जाते हैं, ब्लरिंग ऑफ द विजन, सीवियर हेडेक, सीवियर चेस्ट पेन, इन्फेक्शन एट द इंजेक्टेबल साइट, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन एंड सीवियर लोअर लिम्ब पेन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन, इंजेक्शन इसका इंट्रामस्कुलर लगता है, वही आपके शोल्डर पे लगेगा या आपके ग्लूटल रीजन पे, बटक पे लगेगा। जब भी आपने इंजेक्शन लगाना है, चेक एक्सपायरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंजेक्शन, प्रिपेयर द इंजेक्शन, चेक द क्लाइंट एलिजिबिलिटी, कंसेंट एंड नेम, correctly identify the location for the injection type, clean area with antiseptic, administer injection, dispose of shop and documentation। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट करेंगे किसी भी मेथड का, चाहे वो आप हेल्थ फैसिलिटी पे कर रहे हैं, चाहे वो कोई LHW जाके घर कर रही है, आप अपने पास भी रिकॉर्ड रखेंगे, नाम, एड्रेस, एज, आपने कौन सा उसको दिया है मेथड, किस दिन पे दिया है और कब तक उसकी रहना है, कब उसने फॉलो अप पे आना है। इसी तरह से आप उसको एक कार्ड बना के देंगे जिसमें आप मेथड बताएंगे, कौन सा मेथड था, नाम क्या था उसका, ड्यूरेशन कितनी थी, डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फॉलो अप के लिए कब आना है, जब उसका इफेक्ट कब खत्म होगा। अगर तो आप कोई इम्प्लांट लगा रहे हैं तो आपको उसमें आर्म भी मेंशन करना होगा कि आपने लेफ्ट आर्म में दिया है या राइट आर्म में दिया है। डॉक्यूमेंटेशन वेरी नेसेसरी। ये इसमें पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है कि आपने किस तरह से IM इंजेक्शन लगाते हैं, जो आपको पता होगा ज़रूर यकीनन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर गिवन डायरेक्टली इनटू द मसल। कौन कौन सी हो सकती हैं, आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक और द शोल्डर, इंजेक्टेड 90 डिग्री। आप हमेशा 90 डिग्री के ऊपर इंट्रामस्कुलर देते हैं, 45 डिग्री के ऊपर IV देते हैं। फॉलो अप के अंदर आप क्या असेसमेंट करेंगे, असेस वेदर क्लाइंट शुड कंटिन्यू विद द इंजेक्शन, उसने आगे भी ये लगवाने या नहीं लगवाने। असेस फॉर द न्यू कंडीशन, इंजेक्शन के बाद कोई न्यू कंडीशन तो नहीं डेवलप होगी उसके अंदर। इंक्वायर अबाउट द साइड इफेक्ट एंड प्रोवाइड द रीअश्योरेंस, आप उससे पूछेंगे जो आपको साइड इफेक्ट्स पता है उनमें से कोई इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं आए, और अगर वो बताती है कि हाँ मुझ में कोई साइड इफेक्ट आया तो आप उसे रीअश्योर करें कि आप परेशान ना हो, सही हो जाएंगे, मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगी, इंशाल्लाह आप इससे सही हो जाएंगे। चेक क्लाइंट रिटर्न विद इन द टाइम, वो अपने टाइम के ऊपर आई है या नहीं। Use of the progesterone only injection should be reviewed every 2 years to reduce the risk of loss of bone mass density। अगर आपने देखा है 2 years हो गए हैं और अभी भी वो चाहती है कि उसको आगे ये कंटिन्यू करें, तो आप उसको एटलीस्ट कैल्शियम और विटामिन डी लेवल करवा लें ताकि देखें कि उसके उस पर मुज़र असरात तो नहीं आए। डॉक्यूमेंटेशन, बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट। अच्छा जी, ग्रेस पीरियड क्या होता है? जैसे हमने पहले बात करी कि अगर 3 महीने का इंजेक्शन है तो वो 5 महीने 7 महीने तक इफेक्टिव होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम इफेक्टिविटी का मिल रहा है ना, यही हमारा ग्रेस पीरियड है कि अगर कोई फॉरेन गया हुआ है या मिसाल के तौर पे कहीं और गया हुआ है और वो ड्यू टाइम के ऊपर आपके पास नहीं पहुंच सकता, तो आप उसको अश्योर करवा दें कि इट्स ओके कि अगर आप इन 2 हफ्तों के अंदर नहीं भी आ सकते तो इसकी प्रोटेक्शन लास्ट रहेगी, आप परेशान ना हो। तो दैट इज़ द ग्रेस पीरियड, जो कि डिपो वगैरह के अंदर कितना होता है, 2 वीक्स बिफोर इंजेक्शन लगाने से पहले एंड अप टू 4 वीक आफ्टर ड्यू डेट के बाद भी। इसी तरह से नेट एंड का कितना होता है, 2 वीक बिफोर एंड अप टू 2 आफ्टर ड्यू डेट। अच्छा जी, इम्प्लांट हमारे पास 2 टाइप के यूजुअली अवेलेबल हैं हेल्थ फैसिलिटी। कौन कौन से? एक तो जेडल है जो कि 2 होते हैं इम्प्लांट, हमें V शेप में लगाने पड़ते हैं, दूसरा इम्प्लानोन जो कि सिंगल इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट की अगर हम बात करें तो 99% इफेक्टिव है और इसमें ड्यूरेशन डिफर करती है। इम्प्लानोन 3 इयर्स के लिए है और जेडल जो है वो 5 इयर्स के लिए। तो इसका इफेक्टिवनेस कितनी है, 3 to 5 ईयर दोनों की अगर हम बात करें। रिक्वायर अ स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर टू इंसर्ट इनटू आर्म, और क्योंकि आप सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, इंसिशन देंगे, तो यहाँ पे रिटन कंसेंट आपको चाहिए होगी आपके क्लाइंट से। नो डिले इन रिटर्न टू फर्टिलिटी, जैसे ही आपने वो रॉड जो कि केमिकली लोडेड है वो आपने निकाल दी, फ़ौरन से फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी। डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STI और HIV, जैसे कि हमने इंजेक्शन में देखा था कि काफ़ी टाइम तक रह रही थी, लेकिन जेडल के अंदर या इम्प्लांट के अंदर फर्टिलिटी जैसे ही आपने रॉड निकाल दी, फर्टिलिटी आपकी रहेगी। Does not protect the sexually transmitted disease or HIV, can be inserted anytime in cycle or after the PAC. If client does not come ड्यूरिंग menstrual cycle, बैकअप शुड बी गिवन फॉर द 7 days। वही वाली बात कि अगर वो menstrual cycle के दौरान नहीं आ सकता तो आप उसको उन दिनों के लिए बैकअप दे दें प्लान, और उसके बाद आप उसको ड्यू टाइम के अंदर बुला लें। अब कौन कौन से इम्प्लांट के टाइप है? अ सिंगल रॉड इम्प्लांट कंटेन 68 मिलीग्राम ऑफ द इटनोजेस्ट्रिल लास्ट 3 years। ये इसकी पिक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, मार्केट में जो हमारे पास नेम इसका अवेलेबल है, इम्प्लानॉन। Double rod implant contain 2 rods each of 75 milligram of levonorgestrel which last for the 5 years, जो क्या है, जेडल।
मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होगा, सप्रेस द ओवुलेशन। एक तो ओवुलेशन को सप्रेस करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, थिकन करेगा सर्वाइकल म्यूकस प्लग को। और जब ये म्यूकस प्लग थिक हो जाएगा तो ये एक्ट करेगा एज अ बैरियर फॉर द स्पर्म, और ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर डिजीज, सिरोसिस, इन्फेक्शन और ट्यूमर एंड डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग। इसका मोस्ट कॉमन और इनकाउंटर्ड जो साइड इफेक्ट मैंने देखा है वो इरेगुलर ब्लीडिंग है, और इसी वजह से वो अपने ड्यू टाइम से पहले ही इनको जो है वो रिमूव करवा देते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक, स्किन चेंजेस, वेट चेंजेस। अब इसमें बढ़ भी सकता है वेट, कम भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। अब सिंपली ये कि आपने क्लाइंट को क्या बताना है कि अगर आपको इसमें से कोई सी भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो आपने फौरी तौर पर रिटर्न आना है वापस कहाँ पे, हेल्थ फैसिलिटी पे, डॉक्टर से रब्ता करना है। और उस दौरान जब आपको लगता है कि आप में ये चेंजेस आई हैं तो फॉर दैट पीरियड अगर आप हेल्थ फैसिलिटी तक नहीं पहुंच सकते हैं और इस दौरान अगर कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा है तो आप उसमें बैरियर मेथड यूज़ करें। अब इसी तरह से हम कॉम्प्लिकेशन वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर तो क्लाइंट को पेन है, हीट है, पस है और रेडनेस है एट द इंसर्शन साइट दैट बिकम वर्स और डज नॉट गो अवे, तो ये आपको सारी साइंस किसकी बता रहे हैं कि हीट भी है, पस भी है, रेडनेस भी है, पेन भी है। इट मीन्स कि वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। फिर आपने क्या करना है, आप रिमूव ना करें, अगर पस है तो आप उसको साफ कर दें वूंड को, आप वहाँ पे एंटीसेप्टिक लगा दें और उसके साथ साथ आप उसको एंटीबायोटिक दे दें फॉलोअप के लिए। दूसरी कंडीशन, अगर क्लाइंट को नज़र आ रही है, क्योंकि हम ये सबडर्मल देते हैं, स्किन के अंदर लगते हैं, ये मसल्स के ऊपर और स्किन के नीचे ये इम्प्लांट लगते हैं, तो ये नज़र नहीं आता यूजुअली। लेकिन अगर क्लाइंट बोल रहा है कि भाई उसे कोई रॉड जो है वो बाहर आती हुई नज़र आ रही है स्किन से, क्या करें आप, या तो उसे रिमूव कर दें या आप उसको रिप्लेस कर दें, वापस अपनी जगह पे लगा दें। अगर इसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन है तो आप उसको ट्रीट कर दें एंटीबायोटिक्स देके, एनाल्जेसिक देके, एंटी इन्फ्लामेटरी देके। क्लाइंट कैन नॉट फील द इम्प्लांट, अगर क्लाइंट फील नहीं कर रहा है इम्प्लांट, इट मीन्स कि जब आपने इम्प्लांट को इंसर्ट किया है तो आप डीप चले गए, मसल्स के अंदर चले गए। तो फिर क्या होगा, सबसे पहले आप लोकेट करें अल्ट्रासोनोग्राफी से या एक्सरे से। अगर इसमें भी आपको नज़र नहीं आता तो आप एमआरआई से लोकेट करें और फिर आप उसको रिप्लेस कर दें सही पोजीशन पे, अगर तो वो क्लाइंट उसको कंटिन्यू रखना चाहता है, और अगर कंटिन्यू नहीं रखना चाहता तो आप उसे निकाल दें। क्लाइंट फील इम्प्लांट में भी ब्रोकन, अगर क्लाइंट कहता है कि मेरा इम्प्लांट टूट गया है, अगर वो इम्प्लांट टूट गया है तो आप या तो उसे रिमूव कर दें अगर वो नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहता, और अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो आप रिप्लेस कर दें या न्यू वन लगा दें। क्लाइंट डेवलप एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन उसको डेवलप हो गई है, ब्लड क्लॉट इन द लेग, मिग्रेन विद ऑरा, ब्रेस्ट कैंसर, सीरियस लिवर डिजीज, प्रेगनेंसी, इनमें से अगर कोई भी चीज़ हो गई है तो आप रिमूव कर दें इम्प्लांट को। लेकिन अगर कंट्रासेप्शन क्लाइंट चाहता है तो आप रिमूव कर दें, लेकिन अगर वो कंट्रासेप्शन नहीं चाहता तो फिर आप कोई अल्टरनेटिव मेथड देखें उसके लिए। क्लाइंट वेट इंक्रीज बियॉन्ड 80 kg, अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा वेट बढ़ गया है, इट डजेंट मीन कि 80 kg का क्लाइंट आपके पास आया, इम्प्लांट लगाया और अब वो आपसे शिकायत कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले उसका वेट कम था लेकिन इम्प्लांट के बाद सडनली उसने वेट गेन कर लिया है जो कि मोर देन 80 kg है। फिर आप क्या करेंगे, उसको रीअश्योर करेंगे, उसको डाइट प्लान रिव्यू कराएंगे कि आपने अपने खाने में ये चीज़ें लेनी है, जो भी काउंसलिंग होगी वो आप उसकी करेंगे, और देन अगर 5 साल में इम्प्लांट रिमूव होना था तो आप उसको 4 साल में कर देंगे ताकि वो जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सके। इफ़ द क्लाइंट थिंक दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे प्रेगनेंसी को कि वाकई जो वो सोचती है ऐसा है भी या नहीं। आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अगर वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना चाहती है आप इम्प्लांट को रिमूव कर दें, अगर वो प्रेगनेंसी को नहीं कंटिन्यू रखना चाहती तो आप इम्प्लांट को रहने दें, और अगर अबॉर्शन है तो फिर आप उसको फैसिलिटेट कर दें। अब इंसर्शन टेक्निक क्या होती है कि हम उसको क्लाइंट को लिटाते हैं, सबसे पहले रिटन कॉन्सेंट ले लिया आपने, सारा प्रोसीजर उसको बता दिया कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। देन आप उसको क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर या सर्जिकल टेबल के ऊपर आप उसे लिटाएंगे और उसको अपना हैंड बेंड करके उसके हेड के नीचे बेंड करने के लिए कहेंगे। जब वो इस तरह से बेंड करेगी अपना हेड तो यहाँ पे एक ग्रूव सा बन जाएगा और यही ग्रूव होगी आपकी इंसर्शन साइट। फिर आप क्या करेंगे, उसको स्टरलाइज शीट के साथ रैप करेंगे, शोल्डर एरिया को भी और एल्बो एरिया को भी, कि सिर्फ जो आर्म वाला एक्सपोज पार्ट है वही नज़र आए। उसको फिर आप क्या करेंगे कि एंटीसेप्टिक के साथ क्लीन करेंगे एरिया को।
फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया देंगे। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद आप वहाँ पे एक कट लगाएंगे और उस कट के थ्रू सिंगल है तो सिंगल रॉड डालेंगे, और अगर जडल आप डाल रहे हैं तो आप वी शेप के अंदर दोनों रॉड को ट्रोकार के अंदर पहले लोड करेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसको इंसर्ट करेंगे एंड देन अनलोड करेंगे, ऐसे कि वी शेप के अंदर दोनों रॉड्स जो है वो आ जाएं। किसी स्टिच की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आप उसको वापस से बैंडेज कर देंगे। 3 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक देंगे ताकि वुंड हीलिंग हो जाए। ये सारे इसके प्रोसीजर के स्टेप्स हैं कि किस तरह से करते हैं। ये देखें, पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे क्लाइंट को कि कीप इंसर्शन साइट क्लीन एंड ड्राई फॉर 4 डेज, साइड इफेक्ट ऑफ एन रिजॉल्व विद इन 3 डेज। आपने उसको 3 मंथ्स आपने उसको मेडिसिन दी हैं, उसके उसके साथ उसकी जो भी उसकी कंप्लेंट्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन अगर उसको ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसके लिए भी आप उसमें मेडिसिन देंगे जो 3 मंथ्स के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगी। और उसको वापस कब आना है, जो भी अब उसका पीरियड है एम्प्लॉन है तो 3 साल बाद आना है, और अगर जेडल है तो 5 ईयर बाद आना है। उसको डॉक्यूमेंट कर दें, आप उसको कार्ड बना के दे दें जिसपे डेट, टाइप, बैच, एक्सपायरी डेट और किस आर्म के अंदर आपने जेडल लगाया, ताकि जब वो रिमूव करने आए तो आप उसी आर्म के अंदर कंसंट्रेट करें। उसके साथ साथ आप पेन मैनेजमेंट कर देंगे जो हमने पहले बात की थी। फॉलोअप के ऊपर क्या होगा, जब पेशेंट आपके पास आएगा आप उसे असेस करेंगे फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, असेस फॉर एनी न्यू क्लिनिकल कंडीशन, इंक्वायर अबाउट साइड इफेक्ट एंड रिप्लेसमेंट इम्प्लांट शुड बी इंसर्टेड नियर ओरिजिनल साइट और ऑन अदर आर्म। अगर वो दोबारा कंटिन्यू करना चाहती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट वन, जब उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है, तो इट वुड बी मोर बेटर कि आप उसको सेकेंड आर्म के अंदर लगाएं, दूसरे आर्म के अंदर लगाएं। अब रिमूवल ऑफ इम्प्लांट क्या होगा, कैसे होगा, वैसे ही जैसे आपने इंसर्ट किया था, आपने वी शेप के अंदर इंसर्ट किया था, जो वी का मीटिंग पॉइंट होता है सिंगल पॉइंट, आपने वैसे ही उसको स्टेरलाइज क्लॉथ के साथ शोल्डर की साइड पे और एल्बो की साइड पे कवर किया। जहाँ पे इम्प्लांट है सिर्फ उस साइड को एक्सपोज किया, इसको स्टेरलाइज के कॉटन के साथ आपने एंटीसेप्टिक के साथ क्लीन किया वो साइड को, लोकल एनेस्थीसिया दिया उस एरिया के अंदर। वी का जो मीटिंग पॉइंट है उस जगह पे आपने एक छोटा सा कट दिया और ऊपर से रॉड को पुश किया। जैसे ही आप पुश करेंगे वो स्किन के नीचे होता है, आपको वाइट रॉड नजर आने लग जाएगी, और उस वाइट रॉड को आपने फॉर्सेप के साथ या स्कैल्पल के साथ पकड़ के पुल आउट कर दिया। तो इस तरह से आप दोनों रिमूव कर सकते हैं, और आपने पेशेंट को दिखाना है कि देखो ये तुम्हारे दोनों रॉड्स, या अगर एक लड़ी हुई है तो ये दोनों हमने रिमूव कर दी है। कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम ऑन एक्सपायरी और वुमेन रिक्वेस्ट। एक्सपायर हो तब भी आप रिमूव कर सकते हैं, अगर वो कंटिन्यू करना चाहती है कंसेप्शन को तो भी आप रिमूव कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट पे। Its removal is a minor procedure. Do not begin the procedure if the implant is not feeling through the skin. अगर आपको स्किन पे पल्पेट नहीं हो रहा है इम्प्लांट तो आप कंटिन्यू ना करें जब तक कि आप उसकी कंफर्म लोकेशन ना पता लग जाए। क्लाइंट शुड बी काउंसिल्ड ऑन अदर कंट्रासेप्टिव ऑप्शन इफ शी वांट टू स्विच मेथड। अगर उसे सूट नहीं कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन है लेकिन उसे कंट्रासेप्शन चाहिए, तो आप उसको कोई और मेथड के बारे में बता दें। ये इसके मेथड के स्टेप्स हैं कि किस तरह से रिमूव करना चाहिए। आ जाते हैं जनाब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कौन कौन सी होती हैं, स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फ्रेम विद कॉपर स्लीव्स और वायर अराउंड इट। टी की तरह से बना हुआ होता है, कॉपर टी जिसकी हम बात करते हैं, वाइट कलर का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेटेक्स या प्लास्टिक का होता है, और उसके आर्म्स के ऊपर कॉपर रैप्ड होती है। 99% इफेक्टिव है फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन, नो डिले इन रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी। अगर आपको कंसेप्शन करनी है, प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, आप जस्ट उसको रिमूव कराएं और जैसे ही रिमूव करवाएंगे फौरी तौर पे फर्टिलिटी जो है वो रीगेन हो जाएगी। 2 टाइप आती हैं हमारे पास आईयूसीडी की, कॉपर टी जिसका ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिवनेस है 10 ईयर एंड मल्टी लोड फॉर 5 ईयर। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, इनहिबिट करता है इम्प्लांटेशन को। साइड इफेक्ट में क्या चीज़ें आती हैं, चेंजिंग इन द ब्लीडिंग पैटर्न, मोर क्रैम्प एंड पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पॉसिबली एनीमिया। अब एनीमिया क्यों हो रहा है कि अगर ये मेनोरेजिया कराएगा, अगर तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो पार्टनर है वो कंप्लेन करता है कि उसको अनकंफर्टेबल होता है विद द आईयूसीडी स्ट्रिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स। वार्निंग साइंस क्या है, प्रोलॉन्ग एमिनोरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एनी इन्फेक्शन, नॉट फीलिंग वेल और स्ट्रिंग इज मिसिंग। जब आप आईयूसीडी इम्प्लांट करते हैं तो आप पेशेंट को बताएंगे कि ड्यूरिंग वॉशिंग द पेरिनियल एरिया, जब भी आप पेरिनियल एरिया को वॉश करेंगे तो आपको एक थ्रेड महसूस होगा,
तो ये जो निशानी होती है, इट मीन्स के जो IUCD है वो अपनी प्लेस पे मौजूद है। अगर तो यह फील नहीं होता है, इट मीन्स के वो डिसलोकेट हो गई है, मे बी वो रप्चर करके यूट्रस को या पियर्स आउट करके यूट्रस पे एब्डोमिनल कैविटी में पड़ी हुई हो, तब आप उसको अल्ट्रासाउंड के जरिए, एक्सरे के जरिए लोकेट कर लेंगे। तो ये सारी बातें आपने उसको एट दैट इंसर्शन टाइम बतानी पड़ती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, कब कब आपने IUCD नहीं अप्लाई करनी या नहीं इंसर्ट करनी? 48 आवर टू 4 वीक आफ्टर डिलीवरी, एंड दैट इज द पीरियड ऑफ परप्यूरम। और परप्यूरम का पीरियड वो होता है जिसके अंदर यूट्रस प्रिपेयर नहीं होता, यूट्रस इन्वोल्यूशन फेज के अंदर होता है, अपनी साइज में दोबारा जा रहा होता है बट गया नहीं होता, और उसकी जो टोन होती है वो नहीं होती है, वो रिलैक्स होता है, सॉफ्ट होता है। तो इस पीरियड में क्या होता है कि एक्सपल्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है। आपने जो डिवाइस इंसर्ट करी है, जो IUCD इंसर्ट करी है, वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए इस पीरियड में हम उसको मना करते हैं इंसर्ट करने से। दूसरा, परप्यूरल एंड द पोस्ट अबॉर्शन सेप्सिस। परप्यूरल के पीरियड में आफ्टर डिलीवरी या अबॉर्शन के बाद वाले पीरियड के अंदर उसको किसी किस्म का इन्फेक्शन या सेप्सिस हुआ है, पहले से इन्फेक्शन है और आप आगे से फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर रहे हैं तो और इन्फेक्शन हो रहा है, जो प्रीवियस इन्फेक्शन है उसको आप एग्जेगरेट कर रहे हैं। सो बेटर टू अवॉइड दिस। अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग, वही वजाइनल ब्लीडिंग है, ब्लड वहाँ पे मौजूद है जो कि कल्चर मीडियम है फॉर द फॉरेन बॉडी ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से सर्वाइकल एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर, pelvic tuberculosis, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लाइक क्लेमाइडिया एंड गनोरिया, ये भी यही है कि पहले से PID है या कोई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और उसके अंदर आप IUCD इम्प्लांट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप उसको एग्जेगरेट कर रहे हैं और ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, आपने क्या बताना है पेशेंट को, इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी नॉट फ्रॉम द, ये आपको प्रेगनेंसी से तो प्रोटेक्ट देगी लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और HIV से नहीं देगी। व्हेन टू रिटर्न फॉर द रिप्लेसमेंट, जो भी ड्यूरेशन है 5 साल है 10 साल है, जिसके बाद आपको वापस आना है। आप किस तरह से IUCD को असेस कर सकते हैं कि वो अपनी जगह पे मौजूद है, थ्रेड को चेक करके। कौन कौन से साइड इफेक्ट आपके अंदर आ सकते हैं, कौन कौन सी वार्निंग साइन है जो अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपके अंदर नमूदार होती हैं, तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फॉलोअप के लिए आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पूछेंगे पेशेंट से, उसको उसमें क्या चीज़ें देखेंगे, असेस फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन और कंडीशन दैट मे अफेक्ट यूज़ ऑफ IUCD। इसमें कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से IUCD जो है वो उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट या एग्जेगरेट कर दे। इंक्वायर अबाउट द साइड इफेक्ट, IUCD के बाद उसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, कोई पस डिस्चार्ज, इरिटेशन, ब्लीडिंग पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ। रिमूवल ऑफ द IUCD कैन बी डन एनी टाइम व्हेन द क्लाइंट वांट टू कंसीव, जब भी वो चाहे आप उसको रिमूव कर सकते हैं। IUCD कैन बी रिप्लेस एट सेम टाइम एज रिमूवल, अगर वो दोबारा कंटिन्यू करना चाहती है IUCD के बाद, IUCD को आफ्टर द टाइम ड्यूरेशन इज फिनिश, तो आप उसको एट द सेम टाइम जब आप एक निकाल रहे हैं एक्सपायर्ड, तभी आप उसको न्यू वन डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। डॉक्यूमेंट द टाइप, बैच, एक्सपायरी डेट, वही सेम बात कि आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी फुली करनी है। बैरियर मेथड जिसके अंदर कंडोम आते हैं, डायाफ्राम्स आते हैं और उसके साथ स्पर्मिसाइडल जेलीज आती हैं। डायाफ्राम की हम बात कम कर रहे हैं, डायाफ्राम को हम जब भी यूज़ करेंगे स्पर्मिसाइडल जेलीज के साथ करेंगे जो कि किल कर देती हैं स्पर्म्स को जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन स्पर्मिसाइडल जेलीज क्या करवाती हैं, लोकल इरिटेशन, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को लोकल इरिटेशन कराते हैं, इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। और डायाफ्राम जो होते हैं उसमें मिसप्लेसमेंट का चांस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भी वो यूज़ नहीं किए जाते, और वो फीमेल डायाफ्राम भी होते हैं, मेल डायाफ्राम भी होते हैं। मोस्ट वाइडली जो है वो कंडोम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज अ बैरियर मेथड, तो हम यहाँ पे उसी की बात करेंगे। अ कवरिंग ऑफ द थिन रबर दैट फिट ओवर एन इरेक्ट पेनिस टू स्टॉप द सीमेन रीचिंग द एग, एक बैरियर क्रिएट करता है बिटवीन द एग एंड द स्पर्म ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ड्यूअल प्रोटेक्शन क्या होती है, सिर्फ आपको प्रेगनेंसी से नहीं बल्कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाता है। दैट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ एप्लीकेशन। डू नॉट यूज़ ऑयल बेस्ड, अच्छा ये कुछ की पॉइंट हैं जो कि यूजेज के दौरान आपने अपने क्लाइंट को बताने हैं ताकि फेलियर रेट को आप कम कर सकें, ठीक है। डोंट यूज़ ऑयल बेस्ड दैट डैमेज द लेटेक्स, यूज़ ओनली वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, अगर तो लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप सिर्फ वाटर बेस्ड यूज़ करें। डोंट यूज़ अ कंडोम इफ़ द कलर इज चेंज, फील ब्रिटल, बिकम स्टिक, अगर कंडोम का कलर चेंज है और वो ईजिली ब्रेक हो रहा है या वो स्टिकी है तो इट मीन्स कि वो एक्सपायर है, ऐसा कंडोम ना यूज़ किया जाए। डू नॉट री यूज़ द कंडोम, ये फॉर ओनली वंस होते हैं और इनको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। डू नॉट री यूज़, गिव एडुकेट सप्लाई टू द क्लाइंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गाँवों के अंदर BHU में जो
ख़वातीन आती हैं या LHW अगर घर घर जाके उन्हें सप्लाई करी हैं तो उनको एक होलसम अमाउंट 5 to 10 उन्हें देने चाहिए ताकि जो वो फैमिली प्लानिंग का मेथड जो भी यूज़ करें उसे कंटिन्यू रख सकें, क्योंकि इस चीज़ को बाय करने के अंदर बहुत शर्म महसूस की जाती है जो यूजुअली हमका कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप उनको एडवोकेट अमाउंट में देकर आएंगे तो उनको बाहर से बाय नहीं करने पड़ेंगे और वो अपने इस मेथड को कंटिन्यू रख सकेंगे। समटाइम में कॉज एलर्जिक रिएक्शन, डिक्रीज सेक्सुअल प्लेजर, स्लीपेज ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जो इसका सबसे ज़्यादा वाइडली जो कंप्लेन है वो ये आती है कि फीमेल पार्टनर की तरफ से होती है कि सेक्सुअल प्लेजर जो है वो इसमें डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कंप्लाइंस कम होती है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्शंस ये क्या होती है कि अगर आप कोई मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड किसी भी मेथड के सिवा कोई इंटरकोर्स हुआ है और चांसेस हैं कि अब प्रेगनेंसी हो सकती है जो कि आपको नहीं चाहिए, तो फिर आपने ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से फौरी तौर पे कॉन्ट्रासेप्शन को रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ये मेथड जो भी हैं ये आपको विद इन 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के आपने लेने हैं फौरी तौर पे, और ये आप 120 डेज से ज़्यादा अगर टाइम गुजर गया है तो फिर इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, क्या है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज़ अ मेथड यूज बाय वुमेन टू प्रिवेंट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। दो टाइप हैं इसके, कौन कौन से? आप एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की फॉर्म में ले सकते हैं, दूसरा कॉपर टी की फॉर्म में ले सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर आल्सो नोन एज द मॉर्निंग आफ्टर पिल, यानी कि ये आपने आफ्टर इंटरकोर्स ही लेने हैं। ऐसी कोई सेटिंग नहीं है कि आप प्रायर टू इंटरकोर्स ले लें, नहीं। 98 to 99% इफेक्टिव है, एक्ट बाय डिलेइंग और प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन। जो भी ओव्यूलेशन वगैरह है उसको ये रोक सकते हैं। लेकिन अगर पहले से एक प्रिफॉर्म प्रेगनेंसी, स्टेब्लिश प्रेगनेंसी है तो ईसीपी का कोई रोल नहीं है, फिर ईसीपी कुछ नहीं कर सकता। ओव्यूलेशन से पहले पहले अगर आपने विद इन द पीरियड जो 72 आवर्स आफ्टर एन अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर आपने लिया है तो ये प्रिवेंट कर सकता है प्रेगनेंसी को। वर्बल कंसेंट इसके लिए आपको चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो आपने देखनी है ताकि इफेक्टिव हो ये? कैन बी यूज्ड आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रेफरेबली विद इन 72 आवर बट नॉट मोर देन 120 आवर, जो हम पहले बात कर चुके हैं। प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट नॉट इफेक्ट द एस्टेब्लिश प्रेगनेंसी, कि आप प्रिवेंट तो करेगी प्रेगनेंसी को लेकिन अगर पहले से एस्टेब्लिश प्रेगनेंसी तो उसमें इसका कोई रोल नहीं है। नो ए कॉन्ट्राइंडिकेशन है COCs, आप ओनली वंस ले रहे हैं तो इसलिए इसमें इतनी कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई लीवर डिजीज़ है, आपको पता है कि उसको कोई लिवर डिजीज़ है या ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, तो आप वहाँ पे इसको ना दें। नॉट एसोसिएटेड विद बर्थ डिफेक्ट, किसी भी बर्थ डिफेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करती है। नो नीड टू फॉलो अप एक्सेप्ट इफ द क्लाइंट मिस द पीरियड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ECP देने के बाद कि आप खा के 1 हफ्ते बाद या 2 माह बाद मेरे पास वापस आना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एडवांस उसे दे दी, लेकिन आपसे ये ज़रूर बताएंगे कि जब भी आपके पीरियड की डेट आए और अगर आपके पीरियड्स मिस ना हो, यानी कि आपको पीरियड्स ना शुरू हो और आप एमिनोरिया हो जाए, तो आप तब मेरे पास आके देखें ताकि आप देख सकें कि उसको आया प्रेगनेंसी हो तो नहीं गई। ये एक पिक्टोरल डायग्राम है जो कि आपको क्या बता रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ द ECP बता रहा है। अब आप यहाँ देखें, पहले वाली जो 100 खवातीन है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ और उन्होंने कोई ECP नहीं ली, तो इन सब के अंदर 8 जो हैं वो प्रेग्नेंट हो गई, कंसेप्शन हो गई। इट मीन्स के उन्होंने नहीं ली, इस वजह से हो गई। सेकेंड वन के अंदर आप देखें 100 वुमेन थी, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ, उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन ओनली ECP ले ली, तो उसमें से प्रेगनेंसी का चांस कितने में आया? सिर्फ 1 में, 1 in 100। इसी तरह से जो थर्ड वन है, उन्होंने कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी ली आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो गए? 2 in 100। इट मीन्स कि जो मोस्ट इफेक्टिव एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन ओनली ECP है। साइड इफेक्ट, जो मेन साइड इफेक्ट वो इसमें ज़्यादातर इनकाउंटर होता है वो होता है नोजिया, वोमिटिंग। उसके साथ साथ क्या है? स्पॉटिंग, फटीग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, डिजीनेस, हेडेक एंड चेंज इन द ब्लीडिंग पैटर्न। इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए ना, ये हैजार्डियस होती है। कॉपर टी का भी यही है कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो 120 डेज के अंदर अंदर आप कॉपर टी इंसर्ट करा लें। इसकी वजह से क्या होगा? प्रिवेंट होगी प्रेगनेंसी। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म मेथड आ गए। लॉन्ग टर्म मेथड के अंदर जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कौन कौन सा है? ट्यूबल लाइगेशन, वेजेक्टोमी। ट्यूबल लाइगेशन, वेजेक्टोमी। इसमें ट्यूबल लाइगेशन में क्या हो रहा है? दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर दिया है, बांध दिया है। और यहाँ वेजेक्टोमी के अंदर क्या हो रहा है?
ये जो वास्ट डिफरेंस है उसको बायलेटरली कट करके बाइंड करती है। ट्यूबल लाइगेशन इज द प्रोसेस इन विच फेलोपियन ट्यूब्स आर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, कि इसमें क्या होगा, ओवा तो बनेंगे लेकिन उसको हम ब्लॉक कर देंगे ताकि एक्सेस ना मिल सके स्पर्म को टू मीट विद द ओवा और फर्टिलाइजेशन कैन अकर। एग रिलीज फ्रॉम द ओवरीज बट कैन नॉट मूव अलोंग द ट्यूब्स टू मीट द स्पर्म्स। और ये क्या होता है कि इरिवर्सिबल होते हैं दोनों प्रोसीजर, अगर ये एक दफ़ा हो गए तो दोबारा रिवर्स नहीं होंगे। इसलिए जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आल्दो ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और फैमिली प्लानिंग इंडिविजुअल, तो उसको एवेलुएट करना पड़ेगा कि आया जो हमारा क्लाइंट है वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि अगर किसी के 5 बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन अगर फर्स्ट बेबी जो बड़े में बड़ा बच्चा है अगर उसकी 10 ईयर से भी कम की एज है तो आप उस कपल को नहीं एडवाइस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंडर 10 मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अंडर 10 मोर्टेलिटी रेट, अगर उसके सारे बच्चों को अल्लाह ना करे खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता है और फिर वो आगे चल के कोई बच्चा प्लान करती है तो फिर तो वो नहीं कर सकती ना। इसलिए हमें ऐसे कपल को डिसाइड करने देना है, हमने इवेलुएट करना है कि आया वो एलिजिबल है या नहीं। A successful and high quality tubal ligation service depend on careful counseling, a thorough history and physical and pelvic examination of the client to confirm the eligibility, expertise in performing the procedure. Vasectomy is non-reversible technique of male sterilization. No scalpel vasectomy is the recommended technique. It is done through single puncture without any stitches. There is less pain, bleeding and bruising. The procedure is quick with faster recovery. ये सारे हमारे मेथड्स थे और इसके साथ साथ आपको कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके ज़रिए आप असेस कर सकते हैं कि ग्लोबली या कंट्री वाइज, रीजन वाइज वहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग की यूज़ है वो कितनी है। ठीक है, तो वो आपने ज़रूर देखने हैं। और बाय एनुअली हमारे पास डेमोग्राफिक सर्वे होता है जिसमें ये इंडिकेटर्स बताए जाते हैं। तो यू शुड नो अबाउट दैट इंडिकेटर एंड रेट ऑफ प्रेगनेंसी प्रैक्टिस, फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। तो वो डेमोग्राफिक सर्वे का मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारे इंडिकेटर्स बताए गए। और 2000 अभी जो हमारे पास रिसेंटली चल रहा है वो 2017-18 का चल रहा है डेमोग्राफिक सर्वे। तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि करंट बताए गए हैं, जैसे कि CPR, कंट्रासेप्टिव प्रेफरेंस रेट हो गया, अनमेट नीड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, ये उसमें कुछ रेट भी दिए हुए हैं और आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स भी बताए गए हैं। तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि आपके MBBS वाले ग्रुप में वो डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।